मुंशी की कहानी। काशीपुर गांव में एक बहुत ही ज़्यादा चालाक मुखिया रहा करता था। वह मुखिया कभी भी किसी की भी भलाई नहीं किया करता था। उस मुखिया का नाम संपत था और कुछ लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी, जिसमें से एक धनीराम था और एक का नाम राकेश था। वह लोग अपनी आपस में कोई समस्या सुलझा रहे थे। तभी उनमें से राकेश और संपत धनीलाल कुछ बोलता है। अरे देखो मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया है। ये राकेश मुझ पे आरोप लगा रहा है कि मैंने इसकी मुर्गी चुराई है। हाँ हाँ मुखिया जी, इसने मेरी मुर्गी सच में चुराई है। ये इसने मेरी मुर्गी चुरा ली है। अरे अरे राकेश, तुम्हारे पास सबूत क्या है? अरे अरे सेठ जी, मेरे पास सबूत क्या, मेरी पत्नी खुद बता रही थी, उसने अपनी आंखों से देखा कि मेरी मुर्गी खेत में उड़ गई थी और इस धनीराम ने उठा ली थी। हाँ, अरे अरे, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम्हारी मुर्गी इस धनीराम ने खाई है। अब जाओ, टाइम बर्बाद मत करो। अरे अरे सेठ जी, मेरी कुछ मदद करें जरूर। इस धनीराम ने मेरी मुर्गी जरूर चुराई है और इसी ने ही मेरी मुर्गी को खा ली। अरे अब तुम सुधरोगे नहीं, जल्दी से जाओ। अब मेरे लिए केले और संतरे लाने पड़ेंगे, नहीं तो मैं और कुछ बढ़ा दूंगा। ठीक है, और जल्दी से आज ही आ जाने चाहिए हमारे घर में केले और संतरे। पर मुखिया जी, मैं कैसे ले सकता हूँ? अरे इसमें गलती तेरी है, इस धनीराम की बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी तू अपनी मुर्गी का ख्याल रखा कर। तभी ऐसा कहकर वह राकेश को वहाँ से भगा देता है। तभी वहीं पर मुखिया और वह धनी सेठ वहीं पर आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। अरे वाह मुखिया जी, आपने तो राकेश को अच्छा सबक सिखा दिया। हाँ हाँ, वैसे भी सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। ये राकेश जितना सीधा है उतना लगता नहीं है। वैसे भी जितना बनता है ये है नहीं उतना सीधा, समझ रहे हो? इसको तो याद दिलाना ही पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने केले और संतरे इससे मंगवा लिए 1-1 किलो। पर मुखिया जी एक बात याद रखना, मुझको भी उसमें से आधे चाहिए, समझ रहे हो? मुझे भी उसमें से आधा हिस्सा चाहिए। अरे तुमको आधा हिस्सा क्यों चाहिए? हाँ, मैंने तुम्हारी मदद की है, वैसे भी मुर्गी तो तुम ही नहीं चुराई थी। अच्छा, तो मुझे आधा हिस्सा नहीं मिलेगा? बना रहने दो, मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगा और राकेश को भी बता दूंगा कि मुखिया कैसा है। तभी मुखिया जी घबरा जाते हैं और अरे अरे भाई, ले लेना, आधा हिस्सा तुम रख लेना, ठीक है? वैसे राकेश की मुर्गी तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी। हाँ, सब काम तो हम लोगों का ही था। बेचारा राकेश को ही फंसा दिया। बेचारे को अब दुआ केला और संतरे भी लाने पड़ेंगे। दरअसल मुखिया और धनीराम सेठ हमेशा मिले हुए रहा करते थे, जिसमें से धनीराम सेठ लोगों की बहुत ही ज़्यादा नीयत कहीं कुछ ले लिया करता था, परंतु मुखिया किसी के खिलाफ भी बिल्कुल भी कोई कदम नहीं उठाया करता था, क्योंकि धनीराम सेठ ही मुखिया को हमेशा मुखिया जी बनाया करता था। अरे मैं क्या बताऊं भाग्यवान, उस सेठ ने तो मुखिया और वो दोनों मिले हुए हैं, जिसमें से धनीराम सेठ ने तो पहले ही उसको पैसे दे दिए होंगे। मुखिया ने तो बल्कि हमको संतरे और केले लाने के लिए भी भेज दिया। ए जी, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे तो ये गांव का बर्बाद हो जाएगा। हाँ भगवान, अब कर भी क्या सकते हैं? उस धनीराम सेठ के खिलाफ बोलेगा कौन? और उसके साथ तो मुखिया भी मिला हुआ है। अरे पर अब तो चुनाव भी आने वाले हैं, हम लोगों को एक नया मुखिया चुनना चाहिए। और वैसे भी अब की बार हम लोग दूसरे मुखिया को बनाएंगे, दूसरा मुखिया चुनना चाहिए, समझ रहे हो? अरे अरे भगवान, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर दूसरा मुखिया खड़ा कौन होगा? किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो धनीराम सेठ और मुखिया के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। वो लोग तुरंत ही उन लोगों को दबा देते हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ए जी, क्यों ना आप ही मुखिया जी के पद पे खड़े हो जाएं, और गांव वालों तो ज़रूर ही आपको मुखिया जी बना देंगे, क्योंकि आपके व्यवहार और बहुत ही अच्छा है। परंतु भगवान, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। ए जी, तुमको करना ही पड़ेगा, तुमको भी खड़ा होना पड़ेगा, ताकि शायद तुमको वोट मिले और तुम मुखिया बन जाओ। हाँ, तुम्हारी तो ईमानदारी के चर्चे हैं पूरे गांव भर में। तभी उसकी पत्नी समझाती है और राकेश भी मुखिया बनने के लिए तैयार हो जाता है। वह भी पद में खड़ा हो जाता है। दरअसल अब इलेक्शन के काम चलने लगे हुए थे, जिसमें से मुखिया और धनीराम एक ही तरफ थे और मुखिया जी ऐसे ही लालच में फंसाकर वोट मांग रहे थे। दूसरी तरफ मुखिया जी ऐसे बहाने और ऐसा सीधा मुंह लटकाए था। दूसरी तरफ राकेश भी इस बार गांव में खड़ा हुआ था, जिस कारण सभी लोग राकेश को ही देख रहे थे। अरे भैया, तुमने सुना है राकेश अब की बार इलेक्शन में खड़ा है? हाँ, ऐसे है तो मस्त आदमी, तुम किसको वोट दोगे? अरे भाई, मैं क्या करूं, वोट तो उस धनीराम सेठ को ही देना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। अब भैया सही कहा, हमको भी वह नौकरी से निकाल देगा। हाँ,
अब उसी को देना पड़ेगा। वैसे यार राकेश था तो बढ़िया आदमी, परंतु वह कर्जा भी दोगुना कर देगा, तो इसीलिए धनीराम सेठ और मुखिया को ही वोट देना पड़ेगा। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं। दरअसल धनीराम सेठ ने पहले ही कह दिया था कि यदि वोट मुझको नहीं देंगे तो सारे कर्जे को दुगना कर देंगे, जिस कारण सभी लोग राकेश को अब वोट नहीं देने वाले थे। परंतु राकेश अपना बातड़ चालू करता है, तभी वहीं दूसरी तरफ मुखिया सेठ और धनीराम का आदमी आ जाता है। राकेश अपना भाषण दे ही रहा था, तभी उसी के स्टेज पर एक और आदमी आ जाता है, जो कि दरअसल धनीराम और मुखिया का ही आदमी था। और तभी वह आकर बोलने लगता है, भाई अब सुनो सुनो, यहाँ पे तुम लोग क्यों भीड़ लगाए खड़े हो? हाँ, पैसे भी उधर देखो, अपने धनीराम संपत और मुखिया जी सोने का एक एक सिक्का बांट रहे हैं, सबको एक एक सिक्का मिल रहा है। अरे जाओ जाओ, यहाँ पे क्यों भीड़ लगाए हो? पैसे भी यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, उधर जाओ, एक एक सिक्का बांटा जा रहा है। हैं, मुखिया जी भी बांट रहे हैं, धनीराम सेठ भी बांट रहा है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, खत्म हो जाएंगे। जिसमें से सभी लोग उसी तरह भागने लगते हैं, क्योंकि दरअसल मुखिया और धनीराम ने सिक्के बांटने लगे थे, वो भी सोने के। बेचारा राकेश उदास हो जाता है और वह नीचे आता है। अरे भगवान, मैंने पहले ही कहा था कि ये धनीराम और ये सेठ बहुत चालाक आदमी हैं। अब इन्होंने तो एक एक सिक्का सोने के बांट रहे हैं और इसीलिए सभी लोग उधर ही चले गए। ये जी, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन जीतेगा इलेक्शन में। वैसे भी लोगों का व्यवहार है, सभी लालच के कारण सभी मुखिया के पास चले गए हैं और वहाँ पर सोने के सिक्के वैसे आए कहाँ से हैं। तभी वो लोग पता करने के लिए जाते हैं, क्योंकि गांव काफ़ी बड़ा था और सब लोगों को सोने के सिक्के बांटे जा रहे थे। इतने सिक्के कहाँ से आएंगे, जरूर कोई ना कोई घोटाला किया होगा। ऐसी ही बातें हो ही रही थी। तभी दूसरी तरफ मुखिया का आदमी सभी लोगों को एक एक सिक्का बांट रहा था। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मुंशी की कहानी।